सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बच्चों, अभी तक हमने वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा किसे कहते हैं ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और इनको हमने व्यवस्थित रूप से समझा भी और एक एक बिंदु पर हमने उसको परखा। तो उसी के क्रम में जैसे हमने ध्वनि समझा, वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़े, वाक्य पढ़े, भाषा किसे कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये अलग नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं। जैसे ध्वनि है तो ध्वनि क्या है? ध्वनि माने मुख से उच्चारित होने वाले शब्द। और जब ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करोगे तो वर्ण कहलाएगा। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि शब्द के और कौन कौन से भेद होते हैं और शब्द में किस प्रकार हम शब्दों को और व्यवस्थित क्रम से समझ सकते हैं। उसी क्रम में देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शब्द तालिका में यह भी दर्शाया गया है कि व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति बनावट, व्युत्पत्ति मतलब उसको एक प्रकार से जो बनाया गया है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, बनावट, और उसको किस प्रकार गढ़ा गया है। तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ि शब्द। तो रूढ़ि शब्द की परिभाषा बच्चों हम पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो परंपरागत किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते रहे हों किंतु जिनको खंडित करने पर कोई अर्थ न निकलता हो, उनको रूढ़ि शब्द कहते हैं। तो रूढ़ि मतलब होता है, जैसे हम हमेशा प्रायः हम लोग बात करते हैं कि रूढ़िगत परंपराएं, रूढ़िगत मान्यताएं। तो रूढ़ि शब्द जो है वो परंपरागत है, जो एक प्राचीन काल से और जो एक निरंतर चलता आया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो मूल है वो परंपरागत रूप से आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ि शब्द कहते हैं जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं किंतु विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और किंतु जिनको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, उनको रूढ़ि शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे फूल, फल, दवात, कलम आदि। फूल, फल, दवात, कलम आदि। यद्यपि ये शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, किंतु यदि इनके खंड हम करते हैं तो हम देखेंगे फूल का जो है फू, कामा, ला, फल में फा और ला, फल में फा और ला, दवात में दा, कामा, वा, कामा, ता। इसी तरह कलम में का, ला, म कर दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो रूढ़ि शब्द जो होते हैं मूल शब्द होते हैं। इसी प्रकार मुख भी होता है, मुँह और खा अलग अलग कर दिया तो आप इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। हालांकि इनको जोड़ देंगे तो एक विशेष अर्थ निकलेगा, लेकिन इनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पर कोई विशेष अर्थ ना निकलता हो और वो परंपरागत रूप से प्रकट किए जाते हों, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। रूढ़ि शब्द एक विशेष प्रकार के शब्द होते हैं, उनका एक अर्थ निकलता है। जैसे फूल का अर्थ निकलता है, फूल है, फूल में महक आती है, फूल फल देता है, दवात है, दवात, दवा, कलम, कलम से हम लिखते हैं। ये एक प्रायः दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के शब्द हैं। तो आप समझेंगे रूढ़ि शब्द क्या है। तो रूढ़ि शब्द को आप पहचान करने के लिए आपको सीधा यह समझना पड़ेगा कि इसको हम अगर अलग अलग करें तो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है। तो जैसे ही आप इनको अलग अलग करेंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि रूढ़ि शब्द क्या है। मुख है, दिन है, दिवस है, रात है, ये सारे शब्द रूढ़ि शब्द के उदाहरण हैं। और जो यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है कि फूल, फल, दवात, कलम आदि,
ये भी उनके उदाहरण हैं। तो आप रूढ़ि शब्द को इसी प्रकार समझ पाएंगे कि ऐसे परंपरागत शब्द जिनके विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, किंतु जिनको खंडित करने पर, खंडित मतलब जिनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ न निकलता हो, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी तरह बच्चों आप अब आगे देखेंगे व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा हमने आपको बता दी। दूसरा यौगिक शब्द की परिभाषा। यौगिक मतलब होता है जोड़, मेल करना। योग शब्द से यौगिक बन गया, और योग मतलब जोड़, मिलन, एक प्रकार का जुड़ाव। इसी प्रकार जैसे किसी वस्तु को जोड़ते हैं, किसी पदार्थ को जोड़ते हैं, और अन्य जितने भी तत्व हैं उनको जोड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ हम व्याकरण में शब्द को जोड़ते हैं। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग अर्थात मेल से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का सीधा सीधा अर्थ है कि शब्दों को जोड़ना। वो शब्द 2 या 2 से अधिक होंगे, उन शब्दों में एक अर्थ निकलेगा, लेकिन वो अलग अलग होंगे, वो कई शब्दों में बने होंगे। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक माने क्या? यौगिक माने जोड़ना, शब्द को जोड़ेंगे। हालांकि इनका विशेष अर्थ बहुत नहीं होता है, लेकिन आप इसको जब पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप यौगिक को संधि के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, आप उदाहरण देखेंगे स्क्रीन पर, देवालय। तो देवालय 2 शब्द से बना है, देव धनालय। विद्यालय, विद्याधनालय। विद्यार्थी, विद्याधनार्थी। इसी प्रकार और आप देख सकते हैं उदाहरण, दीर्घ संधि में विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, और इसी प्रकार के शिवालय, शिवधनालय। तो ये 2 प्रकार के शब्द हैं। देवालय में देव और आलय अलग हो गया। विद्या में विद्या का अर्थ अलग है, आलय का अर्थ अलग है। विद्यार्थी में विद्या का अर्थ अलग है, अर्थी का अलग अर्थ है। तो इनमें दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन जब हम रूढ़ि शब्द की बात कर रहे थे, तो रूढ़ि शब्द को अलग अलग करने में उसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। लेकिन यौगिक शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे तो उसका अर्थ तब भी निकलेगा। तो रूढ़ि शब्द को अलग करने में अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक शब्द को अलग करने में अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम उनको जोड़ देंगे तो वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। यहाँ तक बात हुई बच्चों। अब आगे देखेंगे योग रूढ़ि की परिभाषा। योग रूढ़ि, अब देखिए, योग का मतलब होता है जोड़ करना, मिलान करना, मेल करना, संधि करना। और रूढ़ि मतलब जो रूढ़ हो गया हो, जो अपने आप में बंध गया हो। तो इसकी परिभाषा आप देखेंगे। इसको आप लोग कॉपी और पेन लेके बच्चों लिख लीजिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप लिख सकते हैं, खूब अच्छे से देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर खूब साफ साफ दिखाई दे रहा है। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हों, किंतु किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हों। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हों, इसी प्रकार किंतु विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक में था, यह 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक कहते हैं। उसी प्रकार योग रूढ़ शब्द में भी 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। जोड़ने पर इनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। और जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। समास हम आपको अभी पढ़ाएंगे, बाद में अगली कक्षा में उसको हम नियमित रूप से आपको बताते जाएंगे। लेकिन बता रहे हैं कि जो बच्चे समास पढ़े हों पहले से, तो ये जान लें कि योग रूढ़ शब्द की जो परिभाषा होती है या उसके जो उदाहरण हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे दशानन, तो 10 धन आनन। देखिए 10 शब्द क्या हुआ? 10 आपका हुआ रूढ़ि, 10 आपका रूढ़ि हुआ।
और आनन क्या हुआ, योग हुआ। 10 और आनन को जोड़ दिया तो दशानन हो गया। तो दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण होता है। 4 और पाई, 4 शब्द क्या हुआ, रूढ़। अपाई शब्द क्या हुआ, योग। तो 4 पाई को जोड़ देंगे तो 4 पाई हो गया, जिसमें हम बैठने का प्रयोग करते हैं, जिसे खटिया बोलते हैं स्थानीय भाषा में। इसी प्रकार दशानन और 4 पाई 2 अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह और भी उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के। लंबोदर, पीताम्बर, पीतम, अंबरम, जिसका पीला वस्त्र हो, यानी विष्णु। या लंबोदर जो लंबी उदर वाला है, गणेश। इनका तीसरा अर्थ निकलेगा, इनका अर्थ अलग निकलेगा। इसी प्रकार समझेंगे हम। तो बच्चों, हमने देखा कि ये तीनों शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये तीनों आपस में मिले हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा बारीकी इनको आपको समझना है। रूढ़ शब्द में शब्दों को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द में शब्दों को जोड़ेंगे किंतु विशेष अर्थ की बात वहाँ नहीं आती है। किंतु योग रूढ़ शब्द में जब आप यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द दोनों को जोड़ेंगे तो उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा, और वही विशेष अर्थ आपको योग रूढ़ शब्द की परिभाषा बताएगा। तो बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण जो है योग रूढ़ के उदाहरण हैं। दशानन, चारपाई, लंबोदर, पीताम्बर, जितेंद्रिय, प्रधानमंत्री, ये सब जो है योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। इनको आप अलग अलग कर लीजिए। एक शब्द योग बनेगा, एक शब्द रूढ़ी बनेगा। रूढ़ी होता है, जैसे हमने बताया कि उसको अलग करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे 10 है तो दा और सा, तो 10 को अलग कर दोगे कोई अर्थ नहीं, तो ये 10 रूढ़ शब्द हो गया। आनंद क्या हुआ, यौगिक शब्द हुआ। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने शब्द पढ़े। शब्द में ये देखा हमने कि शब्द को व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये तीनों अपने आप में विशिष्ट हैं। और हमने आपको बेसिक स्तर पे ये बात बताई कि शब्द सीधे सीधे शब्द नहीं आ जाता, शब्द का भी जन्म होता है, और शब्द का जन्म वर्ण से होता है, और वर्ण का जन्म ध्वनि से होता है, और ध्वनि अपने आप में मूल होता है। ध्वनि को आवाज़ कहते हैं। जब लिखित रूप में व्यक्त करेंगे ध्वनि को तो वर्ण कहलाएगा, और जब वर्णों को जोड़ेंगे शब्द कहलाएगा। तो वर्ण मूल है अपने आप में। ध्वनि तो मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों का समूह है, लेकिन जब लिखेंगे तो वर्ण कहलाएगा। तो वर्ण अपने आप में मूल शब्द है, इसका जन्म नहीं होता, ये मौलिक हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। लघुत्तम माने जो छोटा, जो सबसे छोटे क्रम से शुरुआत, लघु से, तो ध्वनि से शुरुआत होती है लघु, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोगों ने शब्द के प्रकार पढ़े। हमने जाना कि शब्द कैसे आए, शब्दों को कैसे निर्मित किया गया, शब्दों को किस प्रकार से सूत्रबद्ध किया गया, शब्द के पीछे कौन कौन से कारण हैं, आगे शब्द के कौन कौन से प्रकार होंगे। पहला प्रकार हमने पढ़ा कि व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ि, ये 3 बातें आज सामने आई। तो बच्चों आज आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी नोट्स में बना के। फिर हम आपको अगली कक्षा में शब्द के दूसरे प्रकार के बारे में बताएंगे कि शब्द के और कौन कौन से रूप होते हैं। क्योंकि आप अब शब्द जान गए कि शब्द कहाँ से आया, जब आप बेसिक कंसेप्ट, मूल कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप धीरे धीरे इन बातों को, इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल होके, सरल रूप से, सहज होके, शांति से बैठकर अच्छे से आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और धीरे धीरे हम जब शांत रूप में बैठ के पढ़ेंगे तो हमको एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। और सभी बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये मत समझिएगा कि पढ़ने
से हमें कुछ पढ़ेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, जबकि इसकी सच्चाई यह है कि पढ़ना ही हमारा अपने आप में शुभ काम है। यही हमारा फल है कि हम आप अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब आपस में सीख रहे हैं, एक दूसरों को एक नवाचार, एक नवीन ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। यही हमारा फल है। हम लोग नवीन दिशा की ओर एक नए विचारों के साथ एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यही हमारा फल है। इसी के साथ मैं आपको अब अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। इसके लिए सभी बच्चों को पुनः सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।